हेलो साथियों, मैं अजय कुमार प्रजापति आप लोग का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए साथियों। और इसके अतिरिक्त यदि आप हमसे पहले से जुड़े हुए सब्सक्राइब किए हमारे चैनल को साथियों, तो आपको इसको केवल अधिक से अधिक शेयर करना है। तो साथियों, आज हम लोग एक ऐसे मनोवैज्ञानिक के बारे में चर्चा करेंगे साथियों, जो कि थॉर्नडाइक जी के जो सिद्धांत दिए थे, प्रतिपादक किए थे साथियों, वो बिल्कुल इसके विपरीत थे। तो साथियों, आप लोग जानते ही हैं कि थॉर्नडाइक जी जो है कौन से सिद्धांत को दिए थे साथियों। उन्होंने दिया था SR के सिद्धांत को दिया था। लेकिन साथियों, BF स्किनर जी जो है इस बात के जो है घोर विरोधी थे साथियों। वो जो है इस उद्दीपक पर अधिक विश्वास नहीं करते थे साथियों। उसके अतिरिक्त वे जो है सबसे ज़्यादा विश्वास प्रतिक्रिया पर करते थे। तो साथियों, इसके लिए जो है उन्होंने कई प्रयोग भी किए और साथियों उनका 2 प्रयोग जो है बहुत ही फेमस हुआ। तो साथियों, इन्होंने इस बात को जो है बिल्कुल गलत ही माना और इसके अतिरिक्त जो है इन्होंने माना कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है। इसी के कारण साथियों इनके इस सिद्धांत को आर्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, BF स्किनर जी अमेरिका के ही मनोवैज्ञानिक थे साथियों, जहाँ के थॉर्नडाइक जी थे। अब आपको बता दिया जाए, BF स्किनर के इस सिद्धांत को प्रोग्राम लर्निंग के रूप में भी जाना जाता है साथियों। वह प्रोग्राम लर्निंग के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त साथियों आपको बताया जाए कि उन्होंने मनोविज्ञान पर आधारित कई प्रयोग किए और 2 प्रयोग जो है उनका बहुत ही सफल रहा, सराहनीय रहा, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। साथियों, वे भी थॉर्नडाइक की तरह ही एक बॉक्स लिए, एक पिंजरा लिए और उस बॉक्स को जो है यहाँ पर स्किनर बॉक्स कहा जाता है। साथियों, उन्होंने उस बॉक्स के अंदर एक चूहे को बंद कर दिया और वह चूहा जो है उस बॉक्स के अंदर बंद होने के पश्चात बाहर निकलने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहा था। तो साथियों, इस कोशिश को यहाँ पर प्रतिक्रिया कहा गया है। क्या कहा गया है साथियों? प्रतिक्रिया कहा गया है। तो साथियों, वह चूहा जो है बार बार प्रतिक्रिया कर रहा था उस बाहर निकलने के लिए, उस पिंजड़े से, उस बॉक्स से। साथियों, उस बॉक्स से निकलने के लिए केवल एक ही विधि थी। तो साथियों, जब वह चूहा उस निश्चित विधि को करता था तो पिंजड़ा खुल जाता था और चूहा बाहर आ जाता था। साथियों, फिर स्किनर जी उस चूहे को उस पिंजड़े में कई बार, अनेकों बार बंद किए साथियों। अब चूहा बार बार प्रतिक्रिया करते करते वह सीख गया था कि कैसे इस पिंजड़े से बाहर निकला जाए। तो साथियों, जब उस बॉक्स में स्किनर जी उस चूहे को रखते थे तो वह चूहा वही निश्चित प्रतिक्रिया को करता था और पिंजड़ा खुल जाता था, वह चूहा बाहर आ जाता था। तो साथियों, इससे उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी प्राणी के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं है, बल्कि प्रतिक्रिया ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, ठीक इसी पर यह उन्होंने प्रयोग 1938 में किया था। कब किया था साथियों? 1938 में किया था। इसके अतिरिक्त साथियों, उन्होंने एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रयोग किया जो कि एग्जाम के दृष्टि से भी पूछा जाता है साथियों। वह भी इसी सिद्धांत में और विश्वसनीयता लाने के लिए है। साथियों, उन्होंने दूसरा प्रयोग किया कबूतर को लेकर। साथियों, यह प्रयोग जो है 1943 में उन्होंने किया था और इस सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए और विश्वसनीयता लाने के लिए साथियों, वैधता लाने के लिए यही प्रक्रिया जो उन्होंने चूहे के साथ किया था, वही प्रक्रिया इन्होंने साथियों दूसरे प्राणी जिसको कबूतर कहते हैं, कबूतर के साथ भी दोहराया। तो साथियों, जैसे जिस विधि द्वारा चूहा उस बॉक्स को खोलना सीख गया था और निश्चित प्रतिक्रिया के द्वारा करके वह स्किनर बॉक्स से बाहर आ जाता था, तो उन्होंने अधिक प्रयास करने के पश्चात यह देखा, उन्होंने पाया कि कबूतर भी वह निश्चित प्रतिक्रिया को करना सीख गया है और जब उसको उस बॉक्स में रखा जाता है तो उस प्रतिक्रिया के दौर करने के पश्चात उस स्किनर बॉक्स से वह बाहर आने में सफल हो जाता है। तो साथियों, यह तो था उनका मनोवैज्ञानिक प्रयोग। अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि BF स्किनर जी के इस सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है। तो आप तो यह समझ ही गए हैं साथियों कि स्किनर जी ने उद्दीपक को ध्यान या अधिक महत्व नहीं दिया था। इसी के कारण इनके इस सिद्धांत को
आर्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों इसको आप याद कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे साथियों? यस से साथियों समाप्त होता है यह शब्द और यस से शुरू होता है स्किनर। तो साथियों आर्य के सिद्धांत को किसने दिया? स्किनर जी ने ही दिया था। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, इस सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जाता है। आपको बताया जा साथियों, या बीएफ स्किनर जी का यह सिद्धांत जो है अधिगम का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है साथियों? अधिगम का सिद्धांत। किसका सिद्धांत है साथियों? अधिगम का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। सक्रियता का आशय यहाँ पर साथियों बार बार प्रतिक्रिया को दोहराने से है साथियों, निश्चित भागीदारी करने से है, बार बार कोशिश करने से है। इसके अतिरिक्त जो है जब चूहा जो है साथियों एक निश्चित प्रतिक्रिया को सीख जाता है, वह नियमित तरीके से करने लगता है। इसी के कारण इसे नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। साथियों वह कार्य कर रहा था, सक्रिय था, इसी के कारण इस सिद्धांत को कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। साथियों वह कार्य करते करते अपने कार्य में निपुण हो गया था। साथियों इसका आशय क्या हुआ? वह अपने व्यवहार में भी निपुण हो गया। इसी के कारण इस सिद्धांत को व्यवहारिक सिद्धांत भी कहा जाता है। और इस कार्य से ही मिलता जुलता साथियों दूसरा सिद्धांत है जिसे कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत कहते हैं। इसके अतिरिक्त से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कहीं कहीं देखने को मिलता है साथियों। इसको सबलीकरण का सिद्धांत कहते हैं। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं साथियों, जो कि अगला इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है। इस सिद्धांत को एग्जाम में इस नाम से अनेकों बार पूछा गया है, जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसे साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं और इसके अतिरिक्त इसे उत्सर्जित अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं इस सिद्धांत को प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त इसे दो अन्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें एक जो है अभिकर्मयोजित अधिगम है, दूसरा रिक्त उपागम सिद्धांत है। साथियों यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक बार आइए फिर से इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बीएफ स्किनर के सिद्धांत को किन किन अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो साथियों इसमें से जो है सबसे महत्वपूर्ण है आरएस का सिद्धांत। इस आरएस के सिद्धांत को बीएफ स्किनर जी ने दिया था और इस सिद्धांत को सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसे नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है और इस सिद्धांत को बीएफ स्किनर जी के सिद्धांत को कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसे व्यवहारिक सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है और इसके अतिरिक्त इसे कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत और सबलीकरण का सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। साथियों अब जो है सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है, इस नाम से भी जो है अलग अलग राज्यों के परीक्षा में जो है प्रश्न पूछे गए हैं, वह सिद्धांत है साथियों क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। साथियों इस सिद्धांत के नाम से जो है अनेकों बार जो है अनेकों राज्य स्तरीय और सीटेट की परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया है। साथियों खूब अंधाधुंध प्रश्न इससे पूछा जाता है। साथियों चाहे कोई भी शिक्षा की परीक्षा हो साथियों, बिना क्रिया प्रसूत अनुबंधन के वह लगता है कि परीक्षा पूरी ही नहीं होने वाली है। साथियों अब हम बात करते हैं इस सिद्धांत को साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं और इस सिद्धांत को उत्सर्जित अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत को प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से भी कहीं कहीं व्याख्या मिलती है। साथियों अब इसके पश्चात इसे अभिकर्मयोजित अधिगम और रिक्त अधिगम उपागम का सिद्धांत भी कहा जाता है। साथियों बीएफ स्किनर जी ने सबसे ज़्यादा महत्व दिया पुनर्बलन पर। किस पर बल दिया साथियों? पुनर्बलन पर। क्यों साथियों इन्होंने पुनर्बलन पर अधिक बल दिया? तो साथियों इन्होंने देखा जो प्राणी है बार बार एक प्रतिक्रिया को दोहराने की कोशिश कर रहा है, जिससे वह अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सके। तो साथियों इन्होंने देखा क्या, जब कोई प्राणी अपने कार्य को बार बार दोहराते हुए एक कार्य में सफलता प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, यदि साथियों उस कार्य करने के दौरान उस प्राणी को अगर पुनर्बलन दिया जाए तो साथियों उसके अंदर एक सजीवता और एक ऊर्जा का संचार होता है, जिसके कारण वह अपने कार्य को और बेहतर तरीके से कर सकता है।
तो साथियों पुनर्बलन के सिद्धांत के जनक के रूप में भी B.F. स्किनर जी को ही जाना जाता है। तो साथियों अब हम समझने की कोशिश करते हैं पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है। तो साथियों जो पुनर्बलन होता है वह मुख्य रूप से सकारात्मक पुनर्बलन होता है और इसके अतिरिक्त साथियों नकारात्मक पुनर्बलन होता है। तो साथियों आइए हम समझने की कोशिश करते हैं सकारात्मक पुनर्बलन के कौन कौन से उदाहरण हैं, साथियों किन किन तरीके का होता है। तो साथियों जब हम किसी प्राणी को या किसी छात्र को या किसी बच्चे को पुरस्कार देते हैं, सम्मान देते हैं या फिर उसकी प्रशंसा करते हैं साथियों, यह सभी जो है B.F. स्किनर के द्वारा पुनर्बलन के श्रेणी में आता है। तो साथियों उन्होंने देखा कि जब सकारात्मक पुनर्बलन किसी भी प्राणी को दिया जाता है तो उसके अंदर ऊर्जा का एक ऐसी संचार होता है साथियों जिससे वह प्रतिक्रिया को बार बार दोहराने के लिए प्रेरित होता है। ठीक इसी प्रकार साथियों इस पुनर्बलन का उपयोग वांछित अनुक्रिया को कराने के लिए किया जाता है। साथियों अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी भी क्रिया है जिसको हम लोग नहीं चाहते हैं। साथियों इस क्रिया को अवांछनीय क्रिया कहते हैं। जब कोई प्राणी या छात्र कोई बच्चा जो है हम ऐसे कार्य को देखते हैं कि जो हम नहीं चाहते हैं कि वह हमारा बच्चा करे या छात्र करे या कोई प्राणी करे, तो साथियों इसके लिए उन्होंने पुनर्बलन को ही महत्व दिया। लेकिन साथियों उस पुनर्बलन के दूसरे स्वरूप को महत्व दिया साथियों जिसको नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। तो साथियों उन्होंने यह बताने की कोशिश किया जिस प्रकार सकारात्मक पुनर्बलन देकर साथियों उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार प्राणी को नकारात्मक पुनर्बलन देकर अवांछनीय कार्य को रोकने की प्रवृत्ति को भी कम किया जा सकता है। तो साथियों अवांछनीय कार्य क्या है? साथियों जो कार्य हम चाहते हैं कि यह छात्र न करे या प्राणी न करे तो इसके लिए हम उसे एक विशेष प्रकार का पुनर्बलन देते हैं। तो साथियों वह पुनर्बलन किस प्रकार का हो सकता है साथियों? जो किसी शिक्षक के रूप में या किसी मनोवैज्ञानिक के रूप में दिया जाता है साथियों प्राणी को, तो वह पुनर्बलन है दंड, भय, डांटना, मना करना या शॉक लगाना, जिससे साथियों वह बच्चा बिल्कुल सहम जाए। तो साथियों मैं आपको बता दें साथियों शिक्षा नीति के अनुसार किसी भी प्राणी को किसी भी बच्चे को दंड देना जो है उचित नहीं है। साथियों यह IPC, तो साथियों यह जो है IPC, साथियों IPC का अर्थात साथियों यहाँ पर दंड संहिता से है, भारतीय दंड संहिता का है। साथियों भारतीय दंड संहिता में यह बहुत ही साफ रूप से कहा गया है कि किसी भी बच्चे को जो है दंड नहीं दिया जाना चाहिए। क्यों दंड नहीं दिया जाना चाहिए साथियों? इसके लिए उन्होंने एक तर्क दिया। साथियों जब कोई प्राणी बार बार किसी प्रतिक्रिया को दोहराता है तो कोई यह आवश्यक नहीं है कि वह पहली बार में सही प्रतिक्रिया करे, सही तरीके को अपनाए और वह उस कार्य में सफलता प्राप्त करे साथियों जिस तरह हम चाहते हैं उसी के अनुरूप हो। तो साथियों हम देखते हैं जब कोई प्राणी बार बार प्रतिक्रिया करता है साथियों तो वह जो है कोई आवश्यक नहीं है कि सही प्रतिक्रिया करे। तो साथियों वह गलत प्रतिक्रिया भी कर सकता है साथियों, गलतियां भी कर सकता है। तो इसी के कारण जो है किसी भी प्राणी को गलतियां करने के लिए उसे दंड देना उचित नहीं है, क्योंकि साथियों जब कोई प्राणी बार बार गलतियां करता है तो उस गलतियों से भी सीखता है। तो साथियों अब हम जो है कुछ और विशेष प्रकार के सिद्धांत को भी देखेंगे। तो पहले तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चर्चा करते हैं कि B.F. स्किनर के सिद्धांत में महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। तो साथियों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चर्चा करते हैं। तो साथियों अब आपको बताया जाए कि B.F. स्किनर जी ने जो पुनर्बलन दिया वह आप लोग तो जान ही गए कि दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक और नकारात्मक। साथियों सकारात्मक पुनर्बलन में पुरस्कार आता है, सम्मान आता है, प्रशंसा आता है। साथियों इस सकारात्मक पुनर्बलन के परिणाम में क्या होता है साथियों कि जो प्राणी है वह वांछित व्यवहार बार बार करने की कोशिश करता है। साथियों अगर हम चाह लें कोई बच्चा अगर अवांछनीय कार्य कर रहा है तो वह कार्य न करे, इसके लिए साथियों हम उसे कौन सा पुनर्बलन देते हैं? नकारात्मक पुनर्बलन देते हैं।
तो साथियों सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि नकारात्मक पुनर्वलन में बच्चे को या प्राणी को दंड नहीं दिया जाना चाहिए। साथियों यह जो है आईपीसी की धारा में इसका जो है घोर विरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त साथियों हम नकारात्मक पुनर्वलन में भय, मना करना, डांटना आदि का प्रयोग करते हैं साथियों। इससे किसी छात्र में या प्राणी में उस अवांछनीय कार्य को जो है रोकने की प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। इसका मतलब साथियों यदि कोई प्राणी हमारी इच्छा अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है तो उसको जो है डांट के रूप में, मना करने के रूप में, भय को दिखाकर साथियों उसे उस अवांछनीय कार्य को रोकने से मना किया जा सकता है। साथियों यह डांटना, भय करना और मना करना साथियों यह सभी चीज़ें इस नकारात्मक पुनर्वलन के अंतर्गत आती हैं। साथियों इस नकारात्मक पुनर्वलन से ही अवांछनीय कार्य को रोकने के लिए प्रेरणा मिलती है। साथियों अब इससे यह सिद्ध हो गया कि बीएफ स्किनर जी ने पुनर्वलन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। तो साथियों बीएफ स्किनर जी ने पुनर्वलन को सबसे अधिक महत्व दिया। इसके अतिरिक्त साथियों यह भी स्पष्ट हो गया कि कोई प्राणी जो है सही अनुक्रिया करने के लिए उसे पुनर्वलन की आवश्यकता होती है। इसका आशय यह हो गया साथियों कि अगर कोई प्राणी है या छात्र है साथियों, यदि वह बार बार प्रतिक्रिया करता है और उसे सफलता नहीं मिलती है साथियों तो वह निराश भी हो सकता है। इसके लिए साथियों उन्होंने उसके अंदर एक ऊर्जा का संचार करने के लिए उसे जो है पुनर्बलन दिया। तो साथियों उन्होंने पुनर्बलन को जो है देखा कि वह एक चमत्कार के रूप में भी काम कर रहा है। तो साथियों उस पुनर्बलन से जो है उस प्राणी के अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा आती है साथियों, जिससे वह सही अनुक्रिया को बार बार करने की कोशिश करता है साथियों और अंत में सफलता भी प्राप्त करता है। तो साथियों उन्होंने बताया कि नकारात्मक पुनर्बलन से जो है किसी क्रिया के कार्य करने की जो रेशियो होता है, वह क्षमता होती है साथियों, या वह क्रिया जो है करने की दर में जो है बहुत ही कमी आती है। तो साथियों इसका मतलब यह हो गया कि अगर कोई विद्यार्थी अवांछनीय कार्य कर रहा है, अगर हम उसको नकारात्मक पुनर्वलन देते हैं साथियों, मना करते हैं, रोकते हैं, तो वह जो है निश्चित ही क्या करेगा, उस क्रिया को बार बार नहीं दोहराएगा। साथियों अगर कोई प्राणी जो है अनुक्रिया कर रहा है साथियों, यानी कि जो है अपने कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहता है, वांछनीय व्यवहार में परिवर्तन करना चाहता है साथियों, तो उसे जो है यदि पुनर्बलन दिया जाए, उस प्राणी को जो है पुनर्बलन दिया जाए साथियों, तो वह प्रक्रिया जो है और ही बलवती हो जाती है। बलवती का मतलब साथियों वह और ताकतवर हो जाती है साथियों। इससे प्राणी में जो है उस कार्य करने की जिज्ञासा और ही बढ़ जाती है, जिसके कारण साथियों उसका परिणाम क्या होता है, जब कोई प्राणी बार बार अनुक्रिया करता है तो वह निश्चित सफल हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप साथियों क्या होता है कि उस प्राणी में जो है अस्थायी परिवर्तन आने लगता है। क्या होने लगता है साथियों, अस्थायी परिवर्तन होने लगता है। तो साथियों इसका आशय क्या है साथियों, जब कोई प्राणी बार बार अनुक्रिया कर रहा है तो वह जो है निश्चित तरीके को भी सीखता है, जिसके कारण वह जो है वांछित परिवर्तन कर लेता है। तो साथियों इससे जो है अधिगम के एक निश्चित तरीके के बारे में भी पता चलता है। साथियों बीएफ स्किनर जी मानते थे कि किसी विद्यार्थी को या परीक्षार्थी को या प्राणी को जो है पुनर्बलन जो है उसकी अनुक्रिया करने के दौरान ही देना चाहिए साथियों, जिससे उससे 100% प्रभाव पड़ता है साथियों, चाहे वह सकारात्मक हो चाहे वह नकारात्मक हो। इसके अतिरिक्त साथियों उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण क्या बताया, सबसे महत्वपूर्ण यह बताया कि साथियों किसी भी प्राणी में अगर प्रतिक्रिया कर रहा है, चाहे वह छात्र ही क्यों ना हो साथियों, अगर प्रतिक्रिया कर रहा है तो साथियों उस कार्य का परिणाम क्या हुआ, उस परिणाम को भी अतिशीघ्र उसे बताना चाहिए, जिससे कि उसका प्रभाव उस विद्यार्थी को, शिक्षार्थी को, प्राणी को जो है 100% प्रभावित करे। तो साथियों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप बीएफ स्किनर के बारे में बहुत अधिक चीज़ समझ भी गए होंगे साथियों, और इससे संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो वह छूटने नहीं पाएगा। तो साथियों अब हम लोग जो है एक दूसरे मनोवैज्ञानिक के बारे में अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साथियों ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।